देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। पहली खबर झारखंड की राजनीति से आ रही है। झारखंड की राजनीति में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने एक बयान दिया है और ये बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी का एक पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पार्टी और उनके संपर्क में है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया है। बंधु तिर्की इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में है। अब उनके नए दावों के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा चुका है। उनके बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अब तक बंधु तिर्की किसी नेता का नाम बताते हैं तब तक नेता जो है उनके दावे की पुष्टि नहीं मानी जाती है, लेकिन अभी उनके दावे की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन ये बताया जाता है कि जब भी ये नेता किसी का नाम लेते हैं तो वे दूसरी पार्टी में शामिल होने के उसके चांसेस होते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयान राजनीतिक चर्चा का हिस्सा भी हो सकता है। बीजेपी ने बंधु तिर्की के दावे को पूरी तरीके से गलत बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के सभी विधायक और नेता एकजुट हैं और कांग्रेस बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि विधायकों को होटल में ठहराना चुनाव से पहले की सामान्य प्रक्रिया है। इसका किसी भी तरीके का दल बदल या फिर राजनीतिक संकट से कोई संबंध नहीं है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने वाला है। इसी बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि कुछ बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपने विधायकों को एक साथ होटल में ठहराया, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा उठ रही है कि एनडीए की एक हालिया बैठक में कुछ विधायक शामिल नहीं हुए थे। इसी वजह से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था। फिलहाल बंधु तिर्की के दावों को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन उनके बयान ने राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस इस दावे से जुड़ा कोई नाम या फिर सबूत सामने लाती है या फिर नहीं। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र सेक्टर 22T से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू हो चुकी है। मृतक की पहचान एक स्थानीय कर्मचारी के रूप में हुई है। घटना में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ तब आ गया जब युवक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने खुदकुशी करने के ठीक पहले जो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। और इस भावुक वीडियो में युवक ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि युवक किस मानसिक तनाव या फिर पारिवारिक कलह से गुजर रहा था, जिसके कारण उसने आत्मघाती कदम उठाया है। दनकौर थाना पुलिस का कहना है कि वे वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस मृतक के परिजनों और उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की जो है असली वजह सामने आ सके। वही शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
अभिजीत दिप्के का आरोप है कि देश में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हुई है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि सरकार इन मामलों में जवाबदेही तय करने में विफल रही है और इसी कारण शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सीजेपी ने युवाओं, छात्रों और अभिभावकों से 20 जून को जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। संगठन का दावा है कि यह प्रदर्शन अब केवल परीक्षा घोटालों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सारा मुद्दा इस आंदोलन में उठाया जाएगा। इससे पहले 6 जून को भी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। आंदोलन को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला था। दिप्के ने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन को और ज्यादा व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में देश के अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने 20 जून के लिए प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी जा रही है। आयोजकों को उम्मीद है कि उन्हें प्रदर्शन की मंजूरी मिल जाएगी और 20 जून को यह प्रदर्शन अब देश भर के छात्रों और युवाओं की नजर में एक महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जंतर मंतर पर होने वाला ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसा गिरोह का खुलासा किया है जो शादी के नाम पर युवकों को ठग रहा था। यह गैंग AI के मदद से फर्जी दुल्हनों की तस्वीरें बनाता था और उसे मैट्रिमोनियल साइट और सोशल मीडिया पर दिखाकर लोगों को फंसाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह शादी के इच्छुक लड़कों से संपर्क करता था और उन्हें आकर्षक प्रोफाइल दिखाता था। इन प्रोफाइल्स में दिखाई गई लड़कियां असल में मौजूद नहीं होती थी, बल्कि AI से बनाई गई नकली तस्वीरें होती थी। युवकों को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी बातचीत और रिश्तेदारों के नाम भी कई लोग भी शामिल किए जाते थे, जिससे गिरोह पहले ही कई लड़कों से दोस्ती कराता था और फिर धीरे धीरे शादी की बात बढ़ाता था। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फी, शादी की तैयारी, ट्रैवल खर्च और अन्य बहानों से पैसे मांगे जाते थे। कई लोग शादी के सपने में आकर पैसे भेज देते थे और बाद में ठगी का शिकार हो जाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह अलग अलग शहरों में फैला हुआ था और डिजिटल तरीके से काम कर रहा था। इसमें कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे थे और अलग अलग नाम और पहचान बनाकर लोगों से बातचीत करते थे। कानपुर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल फोन, बैंक खातों की जानकारी और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये एक नया तरीके का फ्रॉड है, जिसमें AI तकनीक का गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा है। पहले सिर्फ फर्जी फोटो और प्रोफाइल इस्तेमाल होता था, लेकिन अब AI से असली जैसी तस्वीरें बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन रिश्तों और शादी के मामलों में सावधानी बरतें, ताकि किसी भी अनजान व्यक्ति को उनके पैसे बर्बाद ना हो, उनके पैसे फ्रॉड का शिकार ना हो। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे नई तकनीक एक गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठग रही है। अब इसी के प्रयोग से अपराधी ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। तो वही बता दें कि AI का यूज करके धोखाधड़ी की जा रही है। अब शादी के लिए भी दुल्हनों की नकली तस्वीरें बनाई जा रही है, नकली वेबसाइट बनाई जा रही है और लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और लोगों से शादी के खर्चे के नाम पर और शादी कराने के नाम पर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जिससे कई युवा वो शादी के लालच में आकर इस साइबर क्राइम का वो शिकार बन रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें TV7 भारत। नमस्कार।